बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था अबाउट इंटरजेनिक इंटरैक्शन, जिसे आप नॉन एलिक इंटरैक्शन भी कहते थे, और उसमें हमने पढ़ लिया है अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, जिसमें आपने फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो डिस्टर्ब होते हुए देखा है, एंड दैट वाज 9:7। वैसे ही हमने पढ़ा डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जहां रेशियो जो था वो चेंज हुआ था, 12:3:1 हो गया था। चेंज किससे हुआ था? तो 9:3:3:1 से चेंज होकर के ये 12:3:1 हो गया था। इन केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस इट चेंज फ्रॉम 9:3:3:1 टू 9:3:4, ऐसे चेंज हुआ था ये। वैसे ही जो डुप्लीकेट जीन है उसका फिनोटाइपिक रेशियो आपको दिखा था 15:1, जो इनहिबिटरी जीन है उसका होता है 13:3, और बाकी जितने भी मैंने एक टेबल बना के दिया था मैंने आपको कि वो सारा का सारा आपको रेशियो याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने याद कर लिया होगा या फिर आगे याद कर लेंगे। अब इसके बाद अपने को पढ़ने का है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसे आप कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब ये क्या है ये समझने के पहले फिर से पुरानी बात पे आते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, लेकिन देखा आपने इसका एक्सेप्शन, दैट वाज प्लियोट्रोपिज्म, जहां आपने देखा एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। वैसे ही दूसरा स्टेटमेंट कह रहा हूं मैं कि यूजुअली एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है और वो दो अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जिसे आप कहते हैं एलील। जरा एसी ऑन कर दीजिए ना, जिसे आप कहते हैं एलील। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन होगा, यानी एक पेयर से ज्यादा जीन्स होंगे, और इन्हीं को आप पढ़ने वाले हैं अंडर द हेडिंग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या फिर कहते हैं इसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब ये जो मैंने लिखा है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ऐसा क्यों कहते हैं ये तो अभी थोड़ी देर बाद में आप खुद समझ जाएंगे। फिलहाल जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसी को कहते हैं आप क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब तक जो इनहेरिटेंस देखा है आपने दैट वाज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, कि जीनोटाइप ऐसा हुआ यानी इस क्वालिटी का जीनोटाइप हुआ तो ये फिनोटाइप दिखेगा। लेकिन यहां देखेंगे आप कि क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेशन दिखेगा।
जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि कैपिटल टी होगा, दो डोमिनेंट जीन हुए तो भी हाइट जितना होना चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल किसी प्लांट का हाइट होता है 7 फुट, तो कैपिटल टी हो तो भी 7 ही फुट होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो भी क्या होगा, 7 ही फुट होगा। लेकिन यहां पे देखने वाले हैं आप अलग, दैट वाज कि कैपिटल टी होने पे भी 7 फुट और कैपिटल टी स्मॉल टी होने के बाद भी 7 फुट, यानी प्लांट हाइट जो है वो अच्छा खासा है, टॉल है वो। लेकिन यहां पे देखेंगे आप क्वालिटी नहीं क्वांटिटी मैटर करता है, कितने डोमिनेंट जीन हैं उसके हिसाब से एक्सप्रेशन बदलने वाला है। कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर यहां हम लोग बात करें उसी एग्जांपल को लेकर के, तो कैपिटल टी का हाइट ज्यादा होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी का हाइट कम होगा। इसीलिए आप यहां पे देखने वाले हैं कि इसे कहेंगे आप क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स कितने हैं उसके हिसाब से फिनोटाइप बदलता है, जबकि आपने ऐसा नहीं देखा है पहले। आपने देखा है क्वालिटी क्या है जीन्स का वो अफेक्ट करता है फिनोटाइप को, यहां देखेंगे क्वांटिटी क्या है जीन्स का वो इंफ्लुएंस करने वाला होगा फिनोटाइप का। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही मैंने कहा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसका मतलब यह है कि दिस इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर देन 2 जीन्स, यानी 4, मैंने कहा कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर देन 2 जीन्स, यानी कंट्रोल्ड बाय 4 और मोर देन 4 जीन्स। यूजुअली क्या होता है, एक जीन के 2 फॉर्म्स दिखते हैं ना, यानी आप कह सकते हैं ऐसे कि यूजुअली एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए देयर इज 1 पेयर ऑफ जीन, ऐसा ही है ना। लेकिन यहां पे देखेंगे आप कि 2 पेयर होगा या फिर मोर देन 2 पेयर ऑफ जीन विल बी देयर फॉर कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर, ऐसा आप देखने वाले हैं। आगे लिखा है कि डोमिनेंट जीन्स हैव क्युमुलेटिव इफेक्ट। मैंने अभी भी बताया कि मान लीजिए मैंने कहा कि यहां कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जीनोटाइप है, तो मान लीजिए कोई फिनोटाइप है, वो मान लीजिए मैंने कहा कि x है उसका वैल्यू, तो अगर मैं कहता हूं कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो जरा देखो यहां कितने डोमिनेंट जीन्स थे, ए का 1 था, बी का 1 था, यहां पे दिख रहा 3 डोमिनेंट जीन है, यानी दिस विल बी मोर देन x, x से इसका मोर देन x इसका एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि कैपिटल टी है तो हाइट ज्यादा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हाइट कम होगा, यानी कितने ज्यादा डोमिनेंट जीन्स हैं उनका कम्युलेटिव इफेक्ट होगा, उसका एडिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। अभी थोड़ी देर में सब और क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने कहा है कि डोमिनेंट जीन्स का एडिटिव इफेक्ट दिखता है, जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन्स होंगे उतना ही फिनोटाइप में आपको अंतर देखने को अभी मिलने वाला है। Then each dominant allele expressing a part of functional polypeptide and full trait is shown when all dominant genes are present. जैसे फॉर एग्जाम्पल कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मोर देन 2 जीन्स आर देयर। जैसे हम लोगों का IQ, ह्यूमंस में जो IQ है ये अपने आप में एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, या फिर हम लोगों में जो स्किन पिगमेंटेशन है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या फिर जो कर्नेल कलर है व्हीट का जो ग्रेन है उसका कलर जो है दैट इज अगेन कंट्रोल्ड बाय, दैट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो मैं कह रहा हूं कि ईच डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसिंग अ पार्ट ऑफ फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड एंड फुल ट्रेट इज शोन व्हेन ऑल डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट। मान लीजिए मैंने कहा कि ये हाइट के लिए है, तो यहां 2 दिख रहे हैं आपको डोमिनेंट, तो जो भी हाइट रहा होगा इसके चलते उससे ज्यादा हाइट होगा इस सिचुएशन में जहां आप देख रहे हैं 3 डोमिनेंट जीन्स हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल है अपने पास कर्नेल कलर इन व्हीट, जो कि कंट्रोल होता है बाय 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। यूजुअली एक जीन कंट्रोल करता है, 1 पेयर ऑफ जीन इज देयर, लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं मैं 2 पेयर जीन है, यानी अगर मैं कहूं कि ये अपने आप में 2 पेयर ऑफ जीन्स हैं तो ऐसा ही कुछ कंडीशन दिखता है आपको यहां पे कर्नेल कलर ऑफ व्हीट में। और जब आप F2 का क्रॉस F2 का देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, तो वो चूंकि मैंने कहा 2 पेयर ऑफ जीन है यानी डाइहाइब्रिड जैसा हो गया कुछ, तो कितने ऑप्शन बन सकते हैं, 16 बन सकते हैं, लेकिन उस 16 का
उस 16 का डिस्ट्रीब्यूशन 9:3:3:3:1 जैसा नहीं है। कैसा है? तो ये है 1:4:6:4:1। अब अभी के लिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप याद ही रखिएगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या कहना चाह रहा था मैं। फिलहाल के लिए मैंने कहा है कि कर्नेल कलर ऑफ व्हीट विच इज कंट्रोल्ड बाय 2 पेयर ऑफ पोलीजीन शोज 1:4:6:4:1 फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। ठीक बात है। वैसे ही दूसरा जो एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल था, एंड सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव इज स्किन पिगमेंटेशन इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ पोलीजीन्स। डेवेनपोर्ट ने बताया, दिस इंफॉर्मेशन वाज फर्निश्ड बाय डेवेनपोर्ट। उन्होंने बताया कि ह्यूमंस में जो स्किन पिगमेंटेशन है इसके लिए एक जीन नहीं, 1 पेयर ऑफ जीन नहीं, देयर आर 3 पेयर ऑफ जीन्स। और इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जैसे ये जो स्लाइड है इसमें हम लोग समझते हैं कि एक जीनोटाइप लिया मैंने, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। चूंकि मैंने कहा है, समझिएगा अच्छे से, चूंकि मैंने कहा है स्किन पिगमेंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय, चूंकि मैंने कहा है स्किन पिगमेंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ पोलीजीन्स, तो दिख रहा है आपको 3 पेयर ऑफ पोलीजीन्स आर देयर। यहां मैंने तीनों पेयर को रखा है, यानी 6 के 6 जो जीन्स दिख रहे हैं यहां पे डोमिनेंट हैं। अब इसका क्रॉस कर रहे हैं हम लोग स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी के साथ। अब यहां जो जीन ए है या फिर बी है या फिर सी है, जो जीन ए है या फिर बी है या फिर सी है, इन तीनों जीन का काम एक ही है कि ये मेलानिन का सिंथेसिस करते हैं। ऑल दिस 3 जीन्स ए, बी एंड सी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेलानिन ओनली। ये मेलानिन को ही बनाते हैं। यानी समझिएगा, अगर मैंने कहा कि कोई ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो स्किन पिगमेंटेशन के लिए सब में कितने जीन्स हैं? 6 जीन हैं, यानी 3 पेयर ऑफ पोलीजीन्स आर देयर। अब अगर 6 के 6 डोमिनेंट हैं, जैसे कि इस केस में दिख रहा है, इफ ऑल 6 आर इन डोमिनेंट फॉर्म, तो डोमिनेंट कोई भी जीन का मतलब क्या समझते हैं आप? वो एक्सप्रेशन कर रहा होगा, वो प्रोटीन बना रहा होगा, वो अपना प्रोडक्ट बना रहा होगा। इन जीन का प्रोडक्ट क्या है? मेलानिन है। यानी जो मैक्सिमम मेलानिन बन सकता है किसी इंडिविजुअल के अंदर, वो कब होगा? जब 6 के 6 डोमिनेंट होंगे। चूंकि मैंने कहा कि 6 ही तो जीन है जो मेलानिन को बनाता है। अब अगर 6 के 6 किसी इंडिविजुअल के अंदर डोमिनेंट फॉर्म में ही हो, यानी ऐसा हो, तो मेलानिन का सिंथेसिस विल बी मैक्सिमम। आप कहेंगे कि ये इंडिविजुअल कैसा है? ये इंडिविजुअल नेग्रो है। क्या कहेंगे आप? नेग्रो आप कहेंगे इसे। अब जो ये सिचुएशन देख रहे हैं आप, इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है, यानी मेलानिन का सिंथेसिस ही नहीं है। और मेलानिन का सिंथेसिस नहीं होना इज अपने आप में एक डिसऑर्डर, जिसे कहते हैं आप अल्बिनिज्म। ये क्या है? अल्बिनिज्म है। यानी एक भी डोमिनेंट जीन नहीं तो मेलानिन बन ही नहीं रहा होगा। आपने कहा ये नेग्रो है, और ये जो इंडिविजुअल है इसे आप कहने वाले हैं कि ये अल्बिनो है। दिस इंडिविजुअल इज अल्बिनो। इसे आपने कहा अल्बिनो है। अब अगर इस नेग्रो की शादी करा दें इस अल्बिनो के साथ, अल्बिनो मतलब क्या है? बहुत फेयर। जैसे आपका जो हेयर का कलर है या फिर आई में जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस सब का कारण क्या है? मेलानिन ही तो है। तो अगर मेलानिन बनेगा ही नहीं, यानी कोई अगर अल्बिनो होगा, मतलब बाल हो या फिर आंखें, जिस जो काला वाला पार्ट है वो सब का सब कैसा दिख रहा होगा? वो सब के सब व्हाइट दिख रहे होंगे, या फिर बहुत लाइट कलर के वो अल्टीमेटली होंगे। तो अगर हम लोगों ने इसकी शादी करा दी, तो फिर जो F1 होगा वो कैसा होगा? वो होगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। यानी यहां आपको दिख रहा है कि मेलानिन यहां सबसे ज्यादा बन रहा था और यहां सबसे कम बन रहा था, और यहां बीच बीच का है। इसे आप टेक्निकली कहते हैं मुलैटो। क्या कहते हैं? मुलैटो। या फिर एक और टर्म कहते हैं आप इसके लिए, एंड दैट इज इंटरमीडिएट।
क्योंकि बीच बीच का होगा इसका तो कॉम्प्लेक्शन। आपने कहा ये मुलैटो है या फिर इंटरमीडिएट है। अब ये अगली बार क्या कर रहे हैं आप, दो मुलैटो का शादी करा रहे हैं आप, यानी मुलैटो मतलब क्या, 3 डोमिनेंट जीन। अब आगे का जो क्रॉस किया हुआ है उन सब में पूरा जीनोटाइप नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सिर्फ सिंबलाइज किया हुआ है डोमिनेंट और रिसेसिव को। जरा देखो ये दोनों क्या हैं, मुलैटो हैं। कैसे समझे, तो यहां 3 ब्लैक डॉट है यानी 3 डोमिनेंट है, और ये 3 व्हाइट है यानी 3 ये रिसेसिव जीन्स। जरा देखो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी 3 हो गए डोमिनेंट, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हो गए रिसेसिव। इनका आपने कराया मैरिज। अब जब मुलैटो का मैरिज मुलैटो से कराएंगे तो ऑब्वियसली ये कैसा हाइब्रिड है, दिस इज ट्राई हाइब्रिड। तो ऑफस्प्रिंग्स कितने मिलते हैं, पहले तो देखते हैं गैमेट कितना बनेगा, तो ऑब्वियसली गैमेट विल बी 18 नंबर। अगर ये ट्राई हाइब्रिड है तो एक पार्टनर के कितने बनेंगे गैमेट्स, 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। चूंकि 2 पार्टनर होगा क्योंकि आप क्रॉसिंग करा रहे हैं, तो एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर दोनों का 8 गैमेट बनने वाला है, यानी ऑफस्प्रिंग्स कितने होंगे, 64 होंगे। जरा देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 गैमेट बना, और इधर देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 गैमेट बना। गैमेट क्या है, तो यहां सिंबल यूज किया हुआ है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं ये लेटर भी। जैसे यहां पे तीनों के तीनों दिख रहे हैं व्हाइट, यानी क्या है ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये है, यानी यहां पे सब के सब रिसेसिव हैं, यहां एक डोमिनेंट है यहां एक डोमिनेंट है, ऐसे करके अलग अलग बनेंगे गैमेट्स। अब जरा मुझे बताइए कि गैमेट्स कैसे बना है, इसमें किसी को कोई तकलीफ है क्या? गैमेट्स 8 इधर बना है 8 इधर बना है, और ये सिंबल कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है तो मुझे बताइए, मैं क्लियर करूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे फिर। जस्ट लेट मी नो कि ये गैमेट्स कैसे बना और ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे बता रहा हूं मैं, ये क्लियर है क्या? अभी आपको टेबल बनाना नहीं है, अभी आपको टेबल नहीं बनाना है। चलिए, आपको डाउट हो रहा है, तो डाउट हो रहा है, नो सर नो डाउट, ये सर डाउट है। रुपेश तुम तो लेट से ज्वाइन ही किए हो, क्लियर है। एक बार फिर से मैं सबके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, चूंकि आपको दिया हुआ है ये ट्राई हाइब्रिड। अब ट्राई हाइब्रिड का आप गैमेट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, मैं फिर से नहीं सिखाने वाला हूं। आप जब गैमेट बनाएंगे, जब ऐसा गैमेट बनाएंगे तो एक गैमेट बनेगा ना ऐसा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एक बनेगा ना ऐसा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और ऐसे ही 6 और बनेंगे कॉम्बिनेशंस। तो जरा देखो ये जो मैंने बनाया है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो मैंने कहा रिसेसिव को मैं क्या सिंबल यूज कर रहा हूं, व्हाइट डॉट है, व्हाइट स्क्वायर है, रेक्टेंगल जो भी आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर है यहां पे शेप। तो जो रिसेसिव है उसके लिए व्हाइट यूज किया हुआ है, और जो डोमिनेंट है उसके लिए लिखा हुआ है ये ब्लैक। चूंकि मैंने कहा कि क्रॉस करा रहे हैं आप मुलाटो का मुलाटो के साथ, कैसा होता है मुलाटो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये सिंबल कैसे यूज किया है, तो ये है कैपिटल ए, ये है कैपिटल बी, ये है कैपिटल सी, ये है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ऐसे सिंबल यूज किया हुआ है। तो जहां जहां भी रिसेसिव जीन आया है वहां व्हाइट यूज किया गया है, और जहां डोमिनेंट है वहां डार्क यूज किया गया है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं यहीं पे कि अलग से मैंने एबीसी कैपिटल या फिर स्मॉल एबीसी क्यों नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कौन कैपिटल है कौन स्मॉल है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने डोमिनेंट हैं कितने रिसेसिव है उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि ए का जो काम है वही काम बी का है, वही काम सी का है। तो व्हाई टू राइट की कौन कौन कॉम्बिनेशन है, इट्स इजी टू राइट कि कितने डोमिनेंट जीन्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो कम्युलेटिव इफेक्ट दिखने वाला है कि अल्टीमेटली आपने कहा ए का या फिर बी का या फिर सी का, सबका काम एक ही है। तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, फर्क इस बात से पड़ता है कितना डोमिनेंट कितना रिसेसिव है। इसीलिए ऐसे सिंबल्स यहां पे यूज किए गए हैं। आप जब क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद ऐसे 64 आपको कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे हैं, और इन 64 कॉम्बिनेशंस को आप घर पे अलग से, घर पे मतलब लेक्चर के बाद
आप एक अपना नोटबुक में लैंडस्केप करके, यानी बुक कॉपी को आड़ा करके इस तरह से आप बनाएंगे ऐसे पनेट स्क्वायर, और जो मैंने यहां पे सिंबल यूज करके करा है आप वहां लेटर यूज करके बनाना गैमेट, और फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं इसके हिसाब से एक टेबल बना रहा हूं। जैसे यहां लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स, उसके नीचे लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और नीचे लिख रहा हूं मैं फिनोटाइप। इन तीनों को लेकर के मैं बना रहा हूं यहां पे एक टेबल। अब जरा मुझे बताइएगा आप कि चूंकि मैंने कहा है कि ये पॉलीजीन है, कितने पेयर ऑफ जीन्स हैं? 3 पेयर ऑफ जीन्स हैं, यानी मैक्सिमम कितने डोमिनेंट जीन्स हो सकते हैं? 6 हो सकता है। ये अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन किसी ऑफस्प्रिंग में 6 है, या फिर 5 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 0 होगा, यही तो हो सकता है। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन from this F2 generation will be either 6 or 5 or 4 or 3 or 2 or 1 or 0। अब जब आप क्रॉस करके देखेंगे तो जिसके 6 डोमिनेंट जीन्स हैं वो कितने हैं? सिर्फ एक है, और वो ये रहा, जरा देखो आप। इसके अलावा it will not get एनी ऑफस्प्रिंग जिसमें 6 के 6 ब्लैक दिख रहे हो, यानी 6 के 6 डोमिनेंट हो। सिर्फ यही एक है, और कोई ऐसा नहीं है जिसमें सब के सब डोमिनेंट हैं। तो ये 6 डोमिनेंट जीन वाला नंबर इंडिविजुअल कितना हुआ? 1। देयर इज ओनली 1 इंडिविजुअल जिसमें 6 के 6 डोमिनेंट हैं। अब जब काउंट करेंगे आप, यहां पे आप आराम से काउंट करना, जब आप काउंट करेंगे 5 वाले कितने हैं तो वो मिलेगा आपको 6। जब आप काउंट करेंगे 4 डोमिनेंट जीन वाला कितना है तो मिलेगा आपको 15। जब काउंट करेंगे आप 3 वाला कितना है तो मिलेगा आपको 20। आप जब काउंट करेंगे 2 डोमिनेंट जीन वाला कितना है तो मिलेगा आपको 15। जब काउंट करेंगे 1 डोमिनेंट जीन वाला कितना है तो मिलेगा आपको 6। जब देखेंगे कि एक भी डोमिनेंट जीन वाला कितना है तो आपको दिखेगा 1, जो कि ऊपर में बना हुआ है, ये रहा 1। इस तरह से आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिखेंगे। अब जितना आपने समझा है, जितना मैंने आपको समझाया है, उसके हिसाब से अगर 6 के 6 डोमिनेंट जीन्स होंगे तो कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होगा कि फेयर होगा? या फिर ऐसे समझिए आप, अगर मैं मूव कर रहा हूं इधर से इधर, जिसमें आपको दिख रहा है नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 6 to 0, तो सबसे ज्यादा डार्कनेस कहां होगा? यहां, क्योंकि 6 डोमिनेंट जीन्स आर देयर, यानी मेलानिन का सिंथेसिस विल बी मैक्सिमम। यहां देखो तो 5 हैं। अब वो 5 का कॉम्बिनेशन क्या है उससे फर्क नहीं पड़ना है। ये जो 5 डोमिनेंट जीन है, ये 5 कौन है उससे फर्क नहीं पड़ना है, चाहे वो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी है, या दूसरा कॉम्बिनेशन लू मैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी लू, दोनों का एक्सप्रेशन सेम रहेगा। क्योंकि मैंने बताया आपको, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, सबका काम तो एक ही है, मेलानिन बनाना। तो यहां मैटर करता है कि कितने डोमिनेंट जीन्स हैं, वो मैटर करता है। तो 6 होंगे तो उतना ही ज्यादा डार्कनेस होगा। यहां 5 है तो थोड़ा फेयरनेस बढ़ेगा, यहां 4 है तो फेयरनेस और बढ़ेगा, ये 3 है तो कैसा होगा? मुलेटो, जिसे आपने कहा इंटरमीडिएट, यानी फेयरनेस थोड़ा और बढ़ेगा, ये थोड़ा और फेयर, ये थोड़ा और फेयर, और ये इतना फेयर मेलानिन ही नहीं है, जिसे आप कह रहे हैं अल्बिनिज्म हो गया है।
यानी अगर मैं लिखूं इसका फिनोटाइप तो मैं लिखूंगा कि ये जो 20 वाले इंडिविजुअल्स हैं इसे आप कहेंगे ये हैं मुलैटो। इसे क्या कहते हैं? मुलैटो कहते हैं या फिर कहते हैं इंटरमीडिएट। जो ये है इसे आप कह रहे हैं नेग्रो या फिर कह सकते हैं वेरी डार्क। जो ये है इसे कहेंगे आप डार्क, इसे कहेंगे आप फेयरली डार्क। या फिर आप कह सकते हैं इसे लाइट डार्क। एक ही बात है, अलग अलग टर्म आप यूज कर सकते हैं। वैसे ही इधर आइए तो यहां कहेंगे आप ये है लाइट फेयर, ये है बिल्कुल फेयर, और ये है अल्बिनो। यानी आप इसे कहेंगे वेरी फेयर कह सकते हैं आप। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितना ज्यादा डोमिनेंट जीन है उतना ही ज्यादा एक्सप्रेशन है। यहां एक्सप्रेशन किस कॉन्टेक्स्ट में? मेलानिन के सिंथेसिस में है। आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं, खुद थोड़ी एफर्ट डाल रहे हैं समझने में, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज आपके बिल्कुल बाउंसर जा रहा होगा कि सर पता नहीं क्या समझा रहे हैं, आप मुझे कोस भी रहे होंगे। तो ऐसा है स्किन पिगमेंटेशन का इनहेरिटेंस, जहां आपको दिख रहा है कि टोटल 64 ऑफस्प्रिंग्स में से जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 1:6:15:20:15:6:1 है। ये ऐसा कैसे आया है? तो जब आप इसको एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप जब घर पे करना ही घर पे एक बार, तो आप इन स्क्वायर में, इन पनेट स्क्वायर में लिखना कितने डोमिनेंट जीन्स हैं। आपको सिर्फ क्या लिखने का है? नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखो तो एक डोमिनेंट जीन है, वैसे यहां देखो तो यहां भी एक डोमिनेंट जीन है, यहां भी एक डोमिनेंट जीन है, ऐसे। तो आप नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन समझ देख लेंगे, यहां पे लिख लेंगे पनेट स्क्वायर में, तो अपने आप जो मैंने यहां पे आपको समझने में सहूलियत हो इसलिए मैंने यहां पे एक टेबल बना दिया है। इस तरीके से आपको मिलता है F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो। कोमल कह रही है कि सर फिनोटाइप एक बार फिर से प्लीज। चलिए समझा देता हूं। मैंने कहा कि अगर मैं कुछ नहीं भी कहता, आप ही से पूछ लेता कि बताओ अगर स्किन पिगमेंटेशन 6 अलग अलग जीन से कंट्रोल होता है तो मैक्सिमम कितने डोमिनेंट जीन्स हो सकते हैं? तो आप कहते 6 होता। फिर मैं कहता कि उससे कम क्या हो सकता है? तो आप कहते 5 होता। ऐसे करके आप कहते हैं सर 0 तक हो सकता है। यानी जहां 6 डोमिनेंट जीन्स हैं वहां मेलानिन का सिंथेसिस मैक्सिमम होगा, मेलानिन ज्यादा बनेगा, मतलब उतना ही ज्यादा डार्कनेस होगा। डार्कनेस एक्सट्रीम उसे कहेंगे आप नेग्रो। क्या कहेंगे आप उसे? नेग्रो कहेंगे या फिर कहेंगे वेरी डार्क। जब 5 डोमिनेंट जीन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, बस 5 से मतलब होना चाहिए डोमिनेंट। मैंने पहले समझाया था एग्जांपल लेकर के, ये 5 का कॉम्बिनेशन क्या है, फॉरगेट अबाउट दैट। बस मतलब होना चाहिए कि कितने डोमिनेंट जीन्स हैं। तो 5 डोमिनेंट जीन है, कॉम्बिनेशन जो भी रहा होगा उसका 5 डोमिनेंट जीन है, यानी इसके रिस्पेक्ट में तो मेलानिन कम ही बन रहा होगा। मेलानिन इसके रिस्पेक्ट में कम बन रहा है मतलब थोड़ा सा फेयरनेस बढ़ेगा, क्योंकि मेलानिन ज्यादा तो डार्कनेस ज्यादा होता है। अब यहां पे मैंने कहा 4 होगा, अगली बार 4 हो सकते हैं डोमिनेंट जीन्स, तो 4 होगा तो ऑब्वियसली मेलानिन इसके रिस्पेक्ट में तो कम ही बन रहा होगा, क्योंकि जो डोमिनेंट होगा वही तो बनाएगा मेलानिन। तो फेयरनेस थोड़ा और बढ़ा। आपने कहा था इसे वेरी डार्क, तो आपने कहा इसे डार्क, इसे आपने कहा फेयरली डार्क या फिर कहा लाइट डार्क, क्योंकि फेयरनेस लगातार बढ़ रहा है। जब 3 होगा तो हमने पहले ही समझा हुआ है, क्या कहते हैं उसे? मुलैटो कहते हैं, लिख दिया मैंने मुलैटो, या फिर कहते हैं इंटरमीडिएट। जब 2 होगा तो फेयरनेस और बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही अब जीन है डोमिनेंट जो कि बना रहे हैं मेलानिन, यानी कम बन रहा होगा मेलानिन, फेयरनेस और बढ़ा। जब एक ही डोमिनेंट जीन होगा, चाहे वो ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे सी वाला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस एक डोमिनेंट जीन से मतलब है, तो फेयरनेस और बढ़ा। यहां आपने कहा था लाइट फेयर, तो ये कहेंगे आप फेयर, यहां कह दिया आपने बिल्कुल एल्बिनो, या फिर कह दिया आपने वेरी फेयर।
इस तरीके से आपको दिख रहा है फिनोटाइप। कोमल क्लियर हो गया होगा। काजल कह रही है जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा सर? जीनोटाइपिक रेशियो में आप मत जाओ, जो ट्राई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो होता है वही होगा, कुछ नया तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने समझाया हुआ है ऐसे सवाल पूछोगी तो फंसोगी। मैंने समझाया हुआ है कि इंटरैक्शंस में जीनोटाइपिक रेशियो नहीं बदलता है, बदलता है तो सिर्फ क्या, फिनोटाइपिक रेशियो बदलता है। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो होना चाहिए था वो बदल के हो गया यहाँ पे 1:6:15:15:20:6:1। जीनोटाइपिक रेशियो नहीं बदलेगा। क्या होगा सर? इसका जवाब तो आपके पास ही होना चाहिए, मेरे पास तो जवाब है लेकिन मैं देने वाला हूं नहीं। सोनदीप कह रहा है सर स्किन पिगमेंटेशन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना? सोनदीप कहां खोया है रे तू? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलीजेनिक ही तो पढ़ रहे हैं। आते हैं पुराने वाले स्लाइड में। और क्या बोला था मैंने? पॉलीजेनिक का दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल था ये कर्नेल कलर, दूसरा एग्जाम्पल था ये स्किन पिगमेंटेशन इन ह्यूमंस। तो उसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दोगे नहीं फिर सवाल पूछोगे और समय खोटा करोगे बाकी लोगों का भी। कोमल कह रही है थैंक्स सर, पूरा क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, तो ये था स्किन पिगमेंटेशन के बारे में। तो जैसे स्किन पिगमेंटेशन 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन से कंट्रोल हुआ था, वैसे ही कर्नेल कलर कितने से कंट्रोल हुआ था? दैट वाज कंट्रोल्ड बाय 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। यानी वहां पे ए और बी जीन ही है, सी आप वहां पे काउंट नहीं करेंगे। और चूंकि दो ही थे जीन्स, तो जो रेशियो था वो था 1:4:6:4:1। ये कैसे आया है नहीं समझाया है, क्योंकि बहुत काम नहीं आने वाला है। आप इसको याद रखिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि ह्यूमंस वाला क्रॉस सर ने कैसे समझाया था। चलो कोई बात नहीं है सोनदीप, आगे बात करते हैं। और ये बात करते हैं हम लोग अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। यानी जो स्किन पिगमेंटेशन था उसके लिए हम लोग कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट कर रहे हैं। अब जो आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिएगा, यहां ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। जरा मुझे बताइए, जूम करने की जरूरत है कि क्लियर है आपको? जूम करने की जरूरत है कि क्लियर है आपको? जूम कर दीजिए, सिर्फ ये वाला। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जरा इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। और यहां से भी क्वेश्चन बनता है। मैंने चूंकि बता दिया है ये सब एनसीईआरटी के बाहर का है, बट स्टिल बाहर का है तो उससे क्या हुआ, क्वेश्चंस बाहर से भी आ ही रहे हैं लगातार। आप जरा ढंग से इसको समझिएगा। अब अभी हमने जो देखा था रेशियो, उस रेशियो में आपने समझा कि जो नेग्रो था उसका मिलने का चांस 1/64 था, उससे जो फेयर था उसका चांस 6/64 था, और उससे भी फेयर 15/64, देन 20/64, ऐसे करके आपने देखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है ये फिनोटिपिक रेशियो जो हमने पहले ही देख लिया है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये 1/64, 6/64, 15/64 कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। ये तो क्लियर होगा ही आपको कि ये कैसे आया है, हमने पहले ही इसको समझ लिया था। ठीक बात है। अब देख रहे हैं हम लोग कि जब आपने क्रॉस किया मुलाटो का मुलाटो के साथ, तो ऐसा आपको फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिला। अब हम लोग देख रहे हैं यहां एक हम लोग प्लॉट किए हुए हैं, कर्व प्लॉट किए हुए हैं, जहां इस एक्सिस पर रखा है मैंने फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन और इधर रखा है मैंने स्किन पिगमेंटेशन। यहां देखो तो ये 1/64 यानी 64 में एक इंडिविजुअल जो है वो कैसा होगा, बिल्कुल एल्बिनो होगा। थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको दिख रहा है, इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं यहां तक, तो ये 6/64 है, यानी 64 में से 6 इंडिविजुअल कैसे दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे दिख रहे हैं, यानी थोड़ा सा उनका फेयरनेस ज्यादा है। वैसे ही आपको दिख रहा है 64 में 15 ऐसे इंडिविजुअल दिख रहे हैं जिसका फेयरनेस और ज्यादा है। और जरा देखो, जो काम की बात है कि जो मुलाटो होते हैं उनका मिलने का चांस सबसे ज्यादा है।
जब भी किसी पॉपुलेशन में इस कॉम्प्लेक्शन के लोग होंगे, उनके बीच शादियां होंगी, तो बिल्कुल डार्क होने का चांस, यानी बिल्कुल एक्सट्रीम होने का चांस, एक्सट्रीम ये भी है, एक्सट्रीम ये भी है, एक बिल्कुल डार्क है नेग्रो कह रहे हैं और एक बिल्कुल अल्बिनो है, तो दोनों एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम के मिलने का चांस बहुत कम है और आपको दिख रहा है कि ये जो मुलाटो है उसका मिलने का चांस सबसे ज्यादा है 64 में, 20 तो उसी के चांस हैं मिलने के। तो ये आपको दिख रहा है। आप अगर इधर से जा रहे हैं, इधर रखा है मैंने पिगमेंटेशन फॉर एग्जांपल, इधर रखा है मैंने अमाउंट ऑफ पिगमेंट, तो ये बिल्कुल कैसा है, ये अल्बिनो है। ये देखें तो थोड़ा लाइट है, थोड़ा ये और थोड़ा डार्कनेस बढ़ा है, यहां और बढ़ा है डार्कनेस। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी पॉपुलेशन में आपको मुलाटो ही ज्यादा मिलेंगे। कब? जब क्रॉस किया जा रहा होगा मुलाटो का मुलाटो के साथ, यानी किसी पॉपुलेशन में मान लीजिए लोग ज्यादातर इंटरमीडिएट साइज के ही हैं, अगर उनके बीच में शादियां हो रही हैं, तो ऑफस्प्रिंग ज्यादातर कैसे होंगे, मुलाटो ही निकलेंगे, क्योंकि आप समझ रहे थे कि 64 में से 20 तो इंटरमीडिएट वाले ही होते हैं। ऐसे कर्व को आप कहते हैं बेल शेप्ड कर्व। यह लिखा है मैंने, जो वर्ड एग्जैक्टली काम आ सकता है आपको, मैंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर स्किन पिगमेंटेशन इन ह्यूमन कैसा होता है, ये बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। दिस इज बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब आप ये अगर एग्जाम में कर्व दे दिया जाए, आपसे पूछ लें कि बताओ यहां पे क्या होना चाहिए नंबर, तो आपको पता होना चाहिए 6/64 होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए तो 15/64 होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। किशोर जी थोड़ा एक बार इसको थोड़ा जूम करके छोड़ दीजिए, यहां से यहां तक दिखे सिर्फ, ये जूम हो रहा है, आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिर क्या है ये। ए लिखा है मैंने अल्बिनो के लिए और ये लिखा है मैंने नेग्रो। आप पता नहीं आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं उस वीडियो में, अदरवाइज इधर से इधर जो मैंने कर्व प्लॉट किया हुआ है ये फेयर दिख रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो थोड़ा सा डार्कनेस भी बढ़ाया हुआ है, इधर फेयरनेस ज्यादा है, इधर डार्कनेस ज्यादा है, यानी ये नेग्रो है, ये थोड़ा फेयर है, ये थोड़ा और फेयर है, ये मुलाटो है, ये और फेयर है, ये और फेयर है, और ये फेयर होते होते अल्बिनो हो गया है, क्योंकि कोई भी डोमिनेंट जीन यहां पे नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग कि और क्या इंफॉर्मेशंस हैं यहां से। तो पहले तो ये कि ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वैसा बनाएंगे, हालांकि बनाने को तो नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आना नहीं है और एनटीएम के बनाने को बोलेगा नहीं। हाँ, ये कर्व दिया जा सकता है और आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसका एक्स्ट्रापोलेट कीजिए, यहां पे ए लिख देंगे, यहां बी लिख देंगे, यहां पे सी लिख देंगे, बताओ क्या होना चाहिए, एबीसी क्या हो सकता है। तो आपको रेशियो पता था तो वहां से आप आंसर निकाल लेंगे। अब ये भी मैंने कहा है, याद रखिएगा कि ये बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है। देन यहां से और क्या एनालाइज कर रहे हैं आप, एक्सट्रीम फिनोटाइप्स आर रेयर। आप देखें अल्बिनो और नेग्रो ये बिल्कुल एक्सट्रीम फिनोटाइप्स हैं और मिलने का चांस कितना है, 64 में से एक मिलेंगे ये तो। देन ये है आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन पोलीजीन इक्वल्स टू 2n+1। अब क्वेश्चन फ्रेम होगा यहां से, इसलिए ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन पोलीजीन का फॉर्मूला ही है एक 2n+1। ये हर जगह अप्लाई नहीं करने का, ये सिर्फ पोलीजीन में अप्लाई करेंगे आप, जहां n क्या है, जहां n इज पेयर ऑफ पोलीजीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही मुझे बताइए ना, स्किन पिगमेंटेशन में आपको कितने फिनोटाइप्स मिले थे, कितने मिले थे फिनोटाइप्स, जरा देखो आप, ये था इंटरमीडिएट, इधर भी 3, इधर भी 3, यानी कितने हुए टोटल, 7 हुए। जरा देखते हैं फॉर्मूला के हिसाब से आएगा क्या ये,
तो अगर हम लोग डालते हैं फॉर्मूला में तो ये 2n क्या है, पेयर ऑफ पोलिजिन कितने पेयर हैं, 3 पेयर ऑफ पोलिजिन्स आर देयर, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कितना आया 7, यही तो दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फिनोटाइप आपको मिलेगा। तो ये तो स्किन पिगमेंटेशन का था। अगली बार कोई भी एक हाइपोथेटिकल दे दे कंडीशन कि इतने जीन्स हैं, 10 पोलिजीन है, 15 पोलिजीन है, जो भी दे दे, अब आपसे पूछ लें अगर फिनोटाइप कितना बनेगा, तो आप बिल्कुल आराम से इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे और आंसर आपके सामने हाजिर रहेगा। अब ये याद रखना चाहिए आपको जो मैंने समझा दिया है। वैसे ही जो कोमल पूछ रही थी, कोमल लता पूछ रही थी कि सर कितने जीनोटाइप मिलेंगे और क्या होगा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा तो आपको जानकारी होना चाहिए। बाकी नंबर ऑफ जीनोटाइप इन पोलिजिन विल बी 3 to the power n। कितने जीनोटाइप मिलेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है 3 to the power n, जहां पे n फिर से क्या है, n बता दिया मैंने पहले ही, n इज पेयर ऑफ पोलिजिन्स। ऐसे आप जीनोटाइप का नंबर भी पता कर सकते हैं। हर्षिता कह रही है सर ऐसा क्या होता है सन से एक्सपोज होने पे कि अल्बिनो कैन बिकम फिनोकॉपी ऑफ नेग्रो। जो अल्बिनो है बेटा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हां बाकी में कोई चेंजेस आ सकते हैं। जहां मेलानिन बनता ही नहीं है उसमें कोई फेनोकॉपी नहीं बनेगा, हां बाकी दूसरे एक दूसरे के फेनोकॉपी बन सकते हैं। चूंकि हम लोगों में एडेप्टेशन है कि सन से यूवी लाइट आ रहा है, उससे बचने के लिए हमारा सिस्टम मेलानिन सिंथेसाइज करता है, तो जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतना ही ज्यादा मेलानिन का सिंथेसिस होगा। तो ये था अपना ये कंसेप्ट अबाउट स्किन पिगमेंटेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करें उसके पहले क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप इस कंसेप्ट से, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से, तो आप पूछ लीजिए। आपको मैंने क्या समझाया है, क्या याद रखना है, एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं कि जहां कहीं भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसे आप कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्यों क्वांटिटेटिव, अब समझ में आ गया होगा, कितने डोमिनेंट जीन्स हैं वो क्वांटिटी बताता है, एक्सप्रेशन क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा। इफेक्ट कैसा होता है, कॉम्युलेटिव रहता है, यानी जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन्स होंगे उतना ही ज्यादा एक्सप्रेशन होगा। ऐसा आपको इस पॉलीजेनिक को लेकर के याद रखना है कुछ पॉइंट। अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए फटाफट, नहीं तो आप अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर। चलिए लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं और हथियार तैयार रखिए। और क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइट ऑफ अ प्लांट इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, द प्लांट हाइट हैविंग genotype small a small b is 20 centimeter and 50 centimeter for capital A small a capital B small b, what will be height of genotype capital A small a capital B। ये एक न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो आप सॉल्व कीजिए। शालिनी एज सच कोई एडवांटेज नहीं है, डायरेक्ट कोई एडवांटेज स्किन पिगमेंटेशन से सिर्फ कोई ऐसे सच एज सच कोई खास सिग्निफिकेंस एडवांटेज नहीं होता। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हो सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है रिलेशन कॉम्प्लेक्शन से कोई फायदे का। चेंज इन फिनोटाइप विदाउट चेंज इन जीनोटाइप इज सावन कुमार 65। चलिए एक आंसर भी आ गया है एंड दैट इज 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर आयुष का भी आंसर है 65 सेंटीमीटर। चलिए बाकी लोग भी सॉल्व करें, मुझे नहीं पता 65 सही है कि गलत है, वो तो सॉल्व करूंगा मैं। बाकी लोग सॉल्व करें, सॉल्व करके ही आंसर बोलिएगा।
चलिए किसी का 60 भी आ रहा है, मीनू का 60 है, शिवांग का 65 है, फैजान का 70 है, ऋतिक राज का 77 है, ध्रुव का 65 है। चलिए यानी 60, 65, 75 यही सब आपके आंसर्स हैं। चलिए चलिए जरा एक बार अब सॉल्व करते हैं। फटाफट आप लोगों ने आंसर किया है, लगता है आप समझ गए हैं। अब देखते हैं आप सही समझे हैं कि गलत समझे हैं। चूंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा डोमिनेंट जीन होगा उतना ही ज्यादा हाइट होगा, क्योंकि हाइट ऑफ प्लांट इज अंडर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऐसा दिया हुआ है केस। अब जरा यहां पे देखो कि लिखा हुआ है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी जीनोटाइप होगा तो कितना होता है हाइट विल बी 20 सेंटीमीटर। यानी कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है फिर भी 20 सेंटीमीटर हाइट तो रहेगा, ये तो बेस वैल्यू है। कोई डोमिनेंट नहीं है फिर भी 20 सेंटीमीटर हाइट तो है, ये मिनिमम हाइट है। देन अगर लिखा है जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है तो इसका हाइट कितना है 50 सेंटीमीटर है। अब हमने समझा हुआ है कि पॉलीजेनिक में सारे जीन का इफेक्ट तो एक ही रहता है। अब मान लेता हूं मैं, सपोज लेट हाइट ड्यू टू ईच डोमिनेंट जीन, लेट हाइट ड्यू टू ईच डोमिनेंट जीन इज x सेंटीमीटर। हो सकता है आप किसी और तरीके से सॉल्व किए हो, कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक मैं तरीका बता रहा हूं। तो मान लिया हम लोगों ने कि जो एक डोमिनेंट जीन है, चाहे वो ए वाला हो चाहे बी वाला हो, उससे फर्क तो पड़ता नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है x सेंटीमीटर कंट्रीब्यूशन है। अब जरा देखिए यहां लिखा हुआ है कि ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का हाइट कितना है 50 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि मैंने माना हुआ है ईच डोमिनेंट जीन का कंट्रीब्यूशन कितना है x, तो यहां आप कह सकते हैं ऐसे, x मान लीजिए, सेंटीमीटर नहीं x मान लिया। अब यहां आप कह सकते हैं ऐसे कि 2x, क्योंकि दो डोमिनेंट जीन है a और b, 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं ना। प्लस 20 क्यों किया? तो बेस वैल्यू है, ये दो डोमिनेंट जीन के चलते असर कितना 2x, लेकिन जो बेस वैल्यू है वो तो हमेशा रहेगा ना 20 सेंटीमीटर, वो तो हाइट रहेगा ही हमेशा। यानी आपको यहां से वैल्यू मिला 2x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू क्या मिला 15 सेंटीमीटर हुआ। यानी हर एक डोमिनेंट जीन का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन है 15 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे। आपसे पूछा है व्हाट विल बी हाइट फॉर जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यानी यहां पे क्या हुआ, ये 3x प्लस 20, फिर से प्लस 20 क्यों किया? क्योंकि तो बेस वैल्यू है, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ कितने डोमिनेंट जीन्स हैं। x का वैल्यू क्या था 15 था, यानी ये रहा 45 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर। जिनका भी आंसर था ये बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। रितिका कह रही है सर 20 ऐड क्यों किए? क्योंकि 20 तो बेटा बेस वैल्यू है। यहां इस सिचुएशन में मैंने माना कि जो डोमिनेंट जीन है उसका कंट्रीब्यूशन मान लो x है, तो डोमिनेंट जीन का x है लेकिन मिनिमम हाइट तो 20 रहता ही रहता है ना, इसलिए यहां पे लिखा है 2x इनके लिए प्लस 20, क्योंकि तो मिनिमम हमेशा रहेगा ही रहेगा, तो कांस्टेंट है, तो हम इतना हाइट तो मिलना ही मिलना है हमेशा। तो 2x प्लस 20 इक्वल टू 50 किया था, इस तरीके से आंसर किया था। यहां पे 3x क्यों किए? क्योंकि यहां पूछा है What will be height for genotype capital A small a capital B? कितने हुए डोमिनेंट जीन? 3 हुए ना। एक का असर मैंने x माना था, तो 3 का असर कितना होगा 3x। x का वैल्यू मैंने निकाला हुआ 15, तो 3x का हुआ 45 प्लस 20 तो बेस वैल्यू है, वो तो रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से आंसर आया 65 सेंटीमीटर।
क्या क्लियर है ये? आगे बढ़ा जाए? इज इट क्लियर? आगे बढ़े? जरा देखिए ना कितने बच्चे लाइव हैं। ये क्लियर है? चलिए फिर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। और एक और क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन रहा। अब पहले वाले से आपको आइडिया लग गया है। अब इस बार जिनका पिछली बार नहीं बन पाया था उनसे भी उम्मीद करता हूं इस बार आंसर देंगे। क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्लांट इज 30 फीट, मिनिमम हाइट इज 10 फीट। If plant height is controlled by 3 pair of genes, height of a plant with capital A small a, capital B small b, capital C small c will be। इसका आपको हाइट बताना है। वीडियो रुक गया है। अच्छा चलिए, तो अब आप इसको जरा सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए आप समझे हैं या नहीं समझे हैं। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं दिख रहा है, जरा देखिएगा किशोर जी, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है पूरा। हाँ अच्छा, मैं रीड कर दे रहा हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। क्वेश्चन इज मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्लांट इज 30 फीट एंड मिनिमम हाइट इज 10 फीट इफ प्लांट हाइट इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ जीन्स, height of a plant with capital A small a, capital B small b, capital C small c will be। आपको इस प्लांट का हाइट बताना है। चलिए आंसर आने भी लगा है। अब से कह रहा है 95, 25, 25, 25, 20 फीट 19.9 सेंटीमीटर। चलो रे, मैं तो फिट में दिया हूं, है ना? तुम्हारा आंसर भी फिट में ही होगा शायद, गलती सेंटीमीटर लिख रहे होगे। 20 फीट। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। चलिए तो यहां लिखा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्लांट इज 30 फीट एंड मिनिमम हाइट इज 10 फीट। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि मिनिमम हाइट तब होगा जब सब के सब रिसेसिव होंगे और मैक्सिमम हाइट तब होगा जब सब के सब डोमिनेंट होंगे। यानी अगर मैं कहूं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट जीन इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम हाइट अपॉन नंबर ऑफ जीन्स, तो आप लिखेंगे ये रहा, आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि ये रहा, फिर मैक्सिमम हाइट था 30 और मिनिमम था 10 और कितने जीन्स हैं इसके लिए? जीन्स है आपके पास 6। तो यहां से जरा मुझे बताओ ये 20/6 आया तो कितना वैल्यू आएगा? 20/6 मतलब हाउ मच? ये आएगा करीब करीब 3 पॉइंट, कितना आना चाहिए? 3.3 आना चाहिए। यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट जीन इज 3.3। किस में आएगा? ये फिट में है। अब एक डोमिनेंट जीन के चलते जो हाइट है वो दिख रहा है 3.3 है। ठीक है, अगर ये कुछ अलग आएगा तो आप जरा चेंज कर लेना, मेरा मैथमेटिक्स तो उतना स्ट्रांग है नहीं। अब यहां दिया हुआ है कि जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। यानी यहां आप देख रहे हैं डोमिनेंट जीन कितना है? 3 है। यानी यहां लिखूंगा मैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.3 प्लस कितना? मिनिमम कितना था हाइट? 10 था। यानी ये रहा 9.9
प्लस 10, सॉरी हाँ 9.9 प्लस 10 यानी ये हुआ 19.9 सेंटीमीटर। कोई और तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं तो 20 भी आ सकता है, 20 भी आएगा, 20 सेंटीमीटर भी एग्जैक्ट आएगा अगर आप किसी और तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर विल बी 19.9 या फिर एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर, दोनों आंसर सही आ रहे हैं। तो अगर आपका आंसर 19.9 सेंटीमीटर था, सॉरी सेंटीमीटर क्यों आ गया, ये फिट में है, तो ये भी सही है, और अगर 20 है तो वो भी सही है। तो आंसर हुआ यहां पे 19.9 फिट। क्लियर है क्या? एक बार फिर से रिपीट करने को बोल रही है अंजलि, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं। यहां मैक्सिमम हाइट दिया है, मिनिमम हाइट दिया है, तो यहां से जो हर डोमिनेंट जीन है उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा वो निकाल लिया मैंने। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन नंबर ऑफ जीन्स लेकर के, जीन कितने हैं यहां पे, टोटल 6 जीन्स हैं, तो यहां से वैल्यू आया 3.3, यानी हर एक डोमिनेंट जीन के चलते 3.3 फीट हाइट बढ़ रहा होगा। यहां क्वेश्चन पूछा है बताइए इसका हाइट कितना होगा, तो कितने डोमिनेंट जीन्स हैं, 3, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो एक के चलते 3.3 था, तो 3 के चलते कितना होगा, 3 इंटू 3.3 प्लस 10 क्यों किया, क्योंकि तो मिनिमम हाइट है, ये तो मिनिमम हाइट है, जब सब के सब रिसेसिव होंगे तो भी इतना रहेगा ही, इसलिए आंसर था 19.9 आंसर है। चलिए, तो ये था एक और क्वेश्चन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। अब एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूं जो आप अगर कॉपी कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा अलग से, कहीं लिखा नहीं था, और वो ये कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसमें एक अलग टाइप का आपको फिनोटाइप देखने को मिलता है। वो अलग टाइप का कैसा है, तो पहले समझिएगा, जो आप नॉर्मल क्रॉस करते हैं, नॉर्मल डाइहाइब्रिड या फिर ट्राइहाइब्रिड, उसमें F2 का जो फिनोटाइप रहता है वो पेरेंट जैसा रहता है और कुछ नए रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं, जबकि यहां देख रहे हैं कि लगातार जब आपने क्रॉस किया नेग्रो का अल्बिनो के साथ तो F1 का ही फिनोटाइप दोनों से अलग हो गया। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल क्रॉसेस में F1 का फिनोटाइप पेरेंट जैसा ही रहता है ना, जैसे आप राउंड येलो का क्रॉस किए थे रिंकल ग्रीन के साथ, तो कैसा मिला था आपके F1, राउंड येलो ही मिला था ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां देख रहे हैं आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था, इसलिए F1 का फिनोटाइप ही बदल गया, दोनों में से किसी पेरेंट जैसा नहीं था। वैसे ही F2 में आइए तो फिर से आपको ढेर सारे नए फिनोटाइप देखने को मिले, पेरेंटल मिला लेकिन बहुत कम। एल्बिनो और नेग्रो कैसा था, सिर्फ एक एक, और बाकी सब कैसे थे, नए फिनोटाइप्स थे। तो ये वाला पॉइंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। नॉर्मली जब आप नॉर्मल क्रॉस देखते हैं डाई या फिर ट्राई हाइब्रिड, उसमें F1 प्रोजेनी पेरेंट से मैच करता है, और जो F2 प्रोजेनी रहता है उसमें भी आपको मोस्टली कैसे दिखते हैं, पेरेंटल ही दिखते हैं। जबकि पॉलीजेनिक में क्या हो रहा है, F1 प्रोजेनी का ही फिनोटाइप बदल गया है, दोनों पेरेंट में से किसी जैसा नहीं है। और F2 में जब आएंगे वहां तो और आपको ढेर सारे नए कॉम्बिनेशंस दिखते हैं, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही वहां पे और कम हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये आप जब आप नोट्स बना रहे होंगे कॉपी में आप इसको लिख लीजिएगा कि हाँ ये आपको अलग से मेंशन करने का है, सर ने बोला था, लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आप कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखेंगे तभी याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाएंगे आपकी सर ने ऐसा बोला था। आलोक कह रहा है सर माई होल क्लास इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इंटरनेट स्पीड। बेटा इसका तो कुछ कर नहीं सकते, मैं नहीं कुछ कर सकता। मीनू कह रही है सर ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सोचना पड़ेगा ना। क्यों सोचना पड़ेगा रे, क्योंकि अब पहली बार सॉल्व की थी इसलिए सोचना पड़ा होगा, अगली बार कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सोचना नहीं पड़ेगा। अगर इन चीजों को समझ गए हो आप, तो अगली बार कोई कैसा भी सवाल दागता है आप बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो। फलक कह रही है सर लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हाँ मोरलेस कह सकते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी F2 में आप जब आएंगे तो पेरेंटल फिनोटाइप रिस्टोर हो गया था, यहां पे पेरेंटल फिनोटाइप रिस्टोर नहीं हुआ है, नए कॉम्बिनेशंस अभी भी लगातार आपको मिल रहे हैं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और कीजिए, एक क्वेश्चन और कीजिए जरा।
इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए, जो भी लिखा है, इन अ क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस, हाउ, ये मेनी है बेटा, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर हेट्रोजाइगस फॉर ऑल लोकाई इफ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर 128। ये क्वेश्चन तो मतलब बिल्कुल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये पुराना है, सिर्फ दिया है इसलिए टेस्ट करने के लिए कि आप पुरानी चीजों को याद रखते हैं या नहीं रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे, बट फिर भी टेस्ट तो टेस्ट है, ये पुराना कंसेप्ट है, बट स्टिल सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा। ये लो, शिवानी का आंसर भी आ गया 1। जल्दीबाजी में दुर्घटना हो जाता है बेटा, जल्दीबाजी नहीं करने का है। ऐसा कोई ऑफर तो दिया नहीं है कि जो पहले आंसर बोलेगा उसको प्राइज मिलेगा, है ना। इसलिए आंसर पहले नहीं, आंसर सटीक देने पे आप एफर्ट लगाइए। और मैं आपको बता दूं, नियरली हम लोग इस चैप्टर में हाफ वे आ गए हैं, आधा आधा चैप्टर करीब करीब खत्म हो गया है। अगले इतने ही लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर को खत्म कर लेंगे, इस वाले चैप्टर को। लेकिन अभी ऐसा ही एक और चैप्टर, जंबो चैप्टर बचा हुआ है, जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट। चलिए, किसी का आंसर 1 है, शिवानी का कोई आंसर 1 है, स्वर्णदीप का आंसर 4 है, उसे का आंसर 5 है, किसी और का आंसर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। ऐसा होगा क्या? बाकी लोग क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर क्या है? इन्वॉल्व रहिए बेटा, इन्वॉल्व रहिए, सिर्फ वीडियो देखिए मत। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को ढंग से। क्लास के साथ चलिए, बिल्कुल फ्लो विद द फ्लो ऑफ क्लास ओनली। सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है इसलिए अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सीखने के लिए अटेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व कीजिए फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए, गलत हो चाहे सही हो। चलिए, डाइवर्स आंसर है, अब मैं ही सॉल्व करता हूं, देखता हूं क्या है। यहां लिया हुआ है जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, और क्रॉस किया है स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, और पूछा है क्या, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर हेट्रोजाइगस फॉर ऑल लोकाई। मतलब क्या होना चाहिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, और कैपिटल ई स्मॉल ई, तभी तो होगा हेट्रोजाइगस फॉर ऑल लोकाई, है ना। ऐसा ही, वेरी गुड। अब हो सकता है कई लोग यहीं पे फंस गए होंगे कि हेट्रोजाइगस फॉर ऑल लोकाई मतलब क्या हो गया। तो यही हुआ और क्या। इसमें देख रहे हैं आप, हेट्रोजाइगस है हर लोकस के लिए, ये अपने आप में एक लोकस है, हेट्रोजाइगस दिख रहा है, एक लोकस है, एक लोकस है, एक लोकस है, एक लोकस है, सभी लोकस के लिए हेट्रोजाइगस दिख रहा है। अब जरा देखो आप, कैपिटल ए स्मॉल ए कैसा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस में इसका मिलने का चांस कितना रहता है, 1/2 रहता है। अब इसमें किसी को डाउट है तो मैं आ नहीं सकता, अदरवाइज आके मारता आपको, अगर आपको डाउट है कि 1/2 कैसे आ गया तो। वैसे ही कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस है स्मॉल बी के साथ, यानी ये भी क्या है, टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस में मिलने का चांस किसी भी जीनोटाइप को क्या रहता है, 1/2 रहता है। ये रहा 1/2। देन कैपिटल सी स्मॉल सी, ये तो F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग है, और सेल्फिंग में कैपिटल सी स्मॉल सी का मिलने का चांस कितना रहता है, 2/4, यानी अल्टीमेटली क्या लिखूं मैं, 1/2 लिख दिया। 2/4 मतलब क्या है, 1/2 रहा। देन अगली बार आइए, डी को देखिए, कैपिटल डी स्मॉल डी,
इसमें अगर आपको डाउट हो, क्योंकि पहले कभी आया नहीं, तो करके देख लीजिए। ये रहा कैपिटल डी और इधर से रहा कैपिटल डी और ये रहा स्मॉल डी। ये रहा कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। आपसे पूछा है कैपिटल डी स्मॉल डी के चांसेस कितने हैं, तो 1/2 है, 2/4 यानी 1/2। वैसे ही आगे देखिए कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, ये तो F1 का सेल्फिंग है। अब ये कैपिटल ई स्मॉल ई मिलने का चांस कितना है, तो 2/4 यानी 1/2। कितना हुआ फाइनली, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 34। ये रहा 1 2 3 4 5 32, 1/32। और कितने ऑफस्प्रिंग्स थे, 128, तो 32 में इसका मिलने का चांस 1 है, तो 128 में कितना होगा, यही तो आपसे पूछा था। अब ये बताओ मुझे कितना आएगा, ये 128/32 कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 4 2 जा 8, ये रहा 4, तो ये आंसर रहा अपना 4। तो अगर किसी का 1/8 आया था तो गलत ही था, ऑब्वियसली ये रहेगा 4 आंसर है। आप इसे 1/32 करके छोड़ देंगे तो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि 128 नंबर तो दिया हुआ है, ये तो 32 में एक मिलने का प्रोबेबिलिटी है। 128 नंबर दिया हुआ ऑफस्प्रिंग का, तो उसमें कितना है, 4 है। यहां तक करेंगे तब जाकर के आंसर कंप्लीट होगा, यहां तक तो आंसर इनकंप्लीट है। क्या ये क्लियर है? हो सकता है कई लोगों को ये नया लगा होगा, कई लोगों को ये नया लगा होगा, नया इसलिए कि पहले वाले आप समझे नहीं थे। तो ये क्लियर है क्या सबको? क्लियर है बेटा? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब कुछ समझने का है इसमें या फिर आगे बढ़ा जाए? चलिए क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आते हैं नए टॉपिक पे। एंड दैट न्यू टॉपिक which is important for your board exam as well is chromosomal theory of inheritance। next जो अपना टॉपिक है आज का वो है chromosomal theory of inheritance। अब ये थ्योरी क्या है उसको पहले छोड़ते हैं, और आप इसको ध्यान रखिए कि किसने इसे प्रपोज करा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो आंसर है सटन एंड बवेरी। इन्होंने ये थ्योरी दिया था। ये थ्योरी क्या है नहीं समझाया है, अभी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इन साइंटिस्ट का नाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये थ्योरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज करा, तो आंसर है सटन एंड बवेरी। न जाने जब स्टेट पीएमटीज होते थे पहले, तो न जाने कितने सारे स्टेट पीएमटीज में कितनी बार आया रहा होगा। ये बिल्कुल आप समझ में कितना लल्लू सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ट्रेडिशनल ही होते हैं जो हर 2 साल बाद 3 साल बाद रिपीट होते रहते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये है, ध्यान रखिएगा, ये नाम है बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये क्या कहता है, तो एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि ये थ्योरी क्या है। ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी एस्टैब्लिशेस पैरेललिज्म इन बिहेवियर इन क्रोमोसोम एंड जीन। ये बताता है कि जैसा बिहेवियर क्रोमोसोम का होता है वैसा ही बिहेवियर जीन का भी होता है। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो क्या कहना चाह रहा हूं उसके लिए हम लोग जरा एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और उस पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ब्लैंक स्लाइड मैंने लिया नहीं है, कोई बात नहीं, अभी ले लेता हूं। देखते हैं कि आखिर क्या बोला है मैंने कहा था कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये बताता है पैरेललिज्म इन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। यानी ये बताता है कि जैसे क्रोमोसोम बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करता है जीन भी। मतलब क्या? मतलब ये कि जरा देखो, अगर मैंने कहा
चलिए, तो ये जरा देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक क्रोमोसोम है, ये मैंने कहा उसका ये होमोलॉग है, इस पे मैंने कहा कि देयर इज जीन कैपिटल ए, यहां पे जीन है स्मॉल ए, ये क्रोमोसोम नंबर 4 है और ये भी मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर 4 है। अब जरा देखिएगा, मैंने कहा था कि इट स्टैब्लिशेस पैरेललिज्म इन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, जैसे क्रोमोसोम बिहेव करते हैं वैसे ही जीन भी बिहेव करते हैं, ये बताता है ये वाला थ्योरी। कैसे, जरा समझिएगा। अगर मैंने कहा कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो आज आप क्या जानते हैं? आज आप ये जानते हैं कि इफ दिस टू क्रोमोसोम्स आर homologous of each other, it means set of genes present over this chromosome is exactly same as that of set of genes present over this chromosome। जो जीन इस क्रोमोसोम पे है एग्जैक्टली वही जीन्स इस क्रोमोसोम पे भी हैं, तभी आप कहेंगे कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये आप जानते हैं, कोई नई बात आपके लिए है नहीं, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि इन लोगों ने आपको समझाया, इन लोगों ने आपको बताया है। अब जैसे मैंने कहा पैरेललिज्म इन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, जैसे किसी इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम पेयर में होता है, वैसे ही जीन्स भी कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। और होना भी चाहिए ना, अल्टीमेटली क्रोमोसोम पे ही तो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम पे ही तो जीन होते हैं। जीन कहां होते हैं? क्रोमोसोम पे होते हैं। तो मैंने कहा क्रोमोसोम का ही 2 कॉपी है, तो जीन का कितना कॉपी होगा? 2 ही होगा ना। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं? मैंने कहा कि जैसे क्रोमोसोम्स 2 होते हैं वैसे ही जीन्स भी 2 होते हैं। कुछ नया बोला क्या? बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि क्रोमोसोम ही तो वो जगह है जिसमें डीएनए है, डीएनए ही तो वो जगह है जिसपे जीन्स हैं। तो अगर क्रोमोसोम 2 होगा तो जीन भी तो 2 ही होगा ना, राइट। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, व्हेन गैमेटोजेनेसिस अकर्स, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं। अगर आपको याद आता है पुराना लेक्चर या फिर याद आता है 11 का सेल डिवीजन, तो हमने समझा है कि एट द टाइम ऑफ मियोसिस बोथ क्रोमोसोम ऑफ अ होमोलोगस पेयर सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। यानी जो 2 सेल मिलता है, उन 2 सेल में एक क्रोमोसोम ये वाला चला गया जिसपे कैपिटल ए था, और दूसरा चला गया दूसरे सेल में जिसपे स्मॉल ए था। यानी जैसे मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम भी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जैसे मियोसिस के टाइम पे बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर, सेग्रीगेट्स फ्रॉम ईच अदर, लाइकवाइज जीन और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट्स फ्रॉम ईच अदर। कुछ नया बोला क्या? बिल्कुल नहीं बोला, पागल बना रहे हैं। चूंकि क्रोमोसोम पे ही तो जीन होता है, तो क्रोमोसोम अलग अलग हो तो जीन अलग अलग नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। जिसे आप कहते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, याद आ रहा है? जब एनाफेज मूव करता है अपोजिट पोल पे, कब? एनाफेज 1 के टाइम पे, वही तो था सेग्रीगेशन, वही तो हो रहा था। दोनों एलील एक जीन के अलग अलग हो गए थे, राइट। तो मैंने कहा एक पॉइंट कि जैसे क्रोमोसोम पेयर में वैसे जीन पेयर में, जैसे क्रोमोसोम, दूसरा पॉइंट मैंने कहा जैसे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, वैसे ही जीन्स भी हाफ हो जाते हैं। यानी जैसे क्रोमोसोम, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही किसी जीन के पेयर ऑफ एलील भी दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहा हूं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे आप बड़े प्यार से सिंगेमी कहते आए हैं, at the time of fertilization or at the time of syngamy, what happens is there is fusion of male and female gamete। गैमेट कैसा होगा? हेप्लॉइड। अभी तो देखा आपने, गैमेट में कितने क्रोमोसोम जाते हैं? सिर्फ एक ही जाता है ना। यानी गैमेट कैसे हुए? हेप्लॉइड। तो जब फ्यूजन हुआ तो जाइगोट कैसा बनेगा? जाइगोट बनेगा 2n। 2n का मतलब क्या होता है? हर क्रोमोसोम का कितना कॉपी आ गया? फिर से वापस 2 हो गया। यानी क्रोमोसोम, यानी आप जानते हैं, पहले से कुछ नया नहीं बोल रहा हूं मैं, आप जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम नंबर इज रीस्टोर्ड।
और चूंकि क्रोमोसोम पे ही तो जीन्स होते हैं, तो जो जीन अभी अलग अलग हो गया था वो जीन वापस रीस्टोर हो जाता है, यानी फिर से कैपिटल ए और स्मॉल ए बन जाएगा, जीन रीस्टोर हो गया। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो मैंने 3 पॉइंट समझाया है अभी आपको कि कैसे जैसे क्रोमोसोम बिहेव करता है वैसे ही जीन बिहेव करते हैं। मैं फिर से उन पॉइंट्स को रिपीट करता हूं और आज का लेक्चर खत्म करता हूं। मैंने कहा कि जैसे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं वैसे ही जीन्स भी पेयर में होते हैं, नथिंग न्यू। जैसे एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बोथ क्रोमोसोम ऑफ अ होमोलोगस पेयर सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर, लाइकवाइज बोथ एलील्स ऑफ अ पेयर सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर। पुरानी बात थी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों एलील फिर से वापस आ जाएंगे, जैसे 2 क्रोमोसोम वापस आ जाते हैं, यानी जैसे क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है वैसे ही जीन्स भी रिस्टोर हो जाता है। पीयूष कह रहा है कि डीएनए एक क्रोमोसोम में 2 होता है ना, मींस 1 क्रोमोसोम में 4 जीन। अरे एक क्रोमोसोम में अगर मैंने कहा ये एक क्रोमोसोम है तो दिस करस्पॉन्ड्स टू 1 डीएनए। अगर क्रोमोसोम ऐसा है यानी 2 क्रोमेटिड वाला है, तो यहां पे उसी डीएनए का 2 कॉपी, यानी यहां पे 2 डीएनए है। ठीक बात है? तो अगर ऐसा क्रोमोसोम तो 1 डीएनए, इसके अंदर 1 डीएनए है, ऐसे 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 बता दिया मैंने, एक रफ स्केच। और वैसे ही ये 2 क्रोमेटिड है तो यहां पे इस तरह से 2 डीएनए है, यानी यूजुअली 1 क्रोमोसोम कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 डीएनए। तो यही मैंने समझाया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वापस आइए उसी स्लाइड पे, और स्लाइड था ये, सॉरी, तो एक बार बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं कि आखिर ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। जस्ट 2 मिनट्स। क्या क्या इसके फीचर्स हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक हेरिडिटरी ट्रेट्स, जैसे हेरिडिटरी ट्रेट्स द क्रोमोसोम रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर मैंने कहा कि मैं कैपिटल टी स्मॉल टी हूं तो थ्रू आउट लाइफ मैं ऐसा ही रहूंगा ना, यानी जो ट्रेट्स होते हैं वो अपना नंबर, अपना स्ट्रक्चर और अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं। जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है थ्रू आउट लाइफ, एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, वैसे ही जीन्स का भी कंडीशन है। दूसरा, बोथ अकर्स इन पेयर, जैसे क्रोमोसोम वैसे ही जीन भी आपको मिलते हैं पेयर में, समझा दिया मैंने आपको। थर्ड पॉइंट है A gamete contains only 1 chromosome and only 1 allele of a trait, यानी जैसे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, वैसे ही जीन्स भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। फोर्थ, द पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, हमने समझ लिया है। अब जब तक ये बात चल रही थी तब तक ये क्लियर नहीं था कि क्रोमोसोम पे ही जीन्स होते हैं। ये बताया कि जैसे बिहेव करते हैं क्रोमोसोम वैसे ही जीन बिहेव करते हैं, और आप बड़े आराम से समझ भी गए क्योंकि आज आपको पता है कि जीन्स कहां होते हैं, क्रोमोसोम पे ही होते हैं, तो बड़े आराम से आप समझ गए। लेकिन जब ये थ्योरी आया उस टाइम पे ये पता नहीं था कि क्रोमोसोम पे ही जीन्स हैं, बस ये बताया गया कि हाँ जैसे क्रोमोसोम बिहेव करते हैं वैसे ही जीन्स बिहेव करते हैं। तो ये था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आज के लिए इतना ही है। कल मिलेंगे, यानी जब मिलेंगे अगली बार तो हम लोग बात करेंगे लिंकेज के बारे में। लिंकेज विल टेक नियरली 1.5 लेक्चर टू कंप्लीट। लिंकेज अपने आप में थोड़ा समझने में मुश्किल और करीब करीब 1.5 लेक्चर का एक कंटेंट है जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं वैसे ही आज भी बोल रहा हूं, जरूर लेक्चर अटेंड करने के बाद जब भी आप बैठेंगे सेल्फ स्टडी के लिए तो आज के लेक्चर को आज ही निपटा दीजिएगा। अगर आप कल पे छोड़ेंगे, अगर आप परसों पे छोड़ेंगे तो जितना आप समझे हैं
उतना कल आप रिवीजन करते के टाइम नहीं याद रहेगा, नहीं समझ पाएंगे। अभी बिल्कुल फ्रेश जितना आज समझे हैं, यही तरीका होता है। जो भी क्लास अटेंड करते हैं आप जिसी भी सब्जेक्ट का, उसको उसी दिन रिवाइज कर लेना चाहिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। कल के लिए मत छोड़िएगा। चलिए, थैंक यू। जो भी क्वेश्चन में फंसते हैं आप, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा कि क्या गलती हो रही थी, सर क्या समझा रहे थे, क्या बारीकी है उसका। अदरवाइज चैप्टर बहुत इजी है और मैंने बताया ही कि नियरली हम लोग हाफ वे कवर कर चुके हैं। जो आगे हम लोग को पढ़ने का है वो लिंकेज है, देन सेक्स डिटर्मिनेशन है और फिर म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। यानी नियरली हम लोग आधा चैप्टर निपटा चुके हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।